जानकारी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। मुंबई के प्रसिद्ध आजाद मैदान में सामाजिक न्याय संवाद के रामचंद्र बरांडे ने कहा कि मातंग समाज, वडल समाज और अन्य समाज के लिए एससी आरक्षण अब तक क्यों नहीं लागू किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। एसटी वर्गीकरण का हिंदी में अर्थ है अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण। यह शब्द अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर उप समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ताकि आरक्षण जैसे लाभों का अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके। विस्तार में अगर इसको देखा जाए तो भारत में अनुसूचित जनजातियां, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, एक ऐसा समूह है जिसे संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है, ताकि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन से ऊपर उठाया जा सके। हालांकि ये देखा गया है कि एसटी समुदाय के भीतर भी असमानताएं मौजूद है। कुछ उप समूह दूसरों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं। इसलिए एसटी वर्गीकरण या अनुसूचित जनजातियों का उप वर्गीकरण का उद्देश्य है असमानताओं को दूर करना, एसटी समुदाय के भीतर मौजूद असमानताओं को पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए उपाय करना। ये मांग है रामचंद्र बरांडे की। और आगे उन्होंने कहा का ये कहना है कि वर्गीकरण जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, और कई सालों से ये विषय को हर सरकार, जो भी महाराष्ट्र में सरकार आई थी, इसके सामने रखा गया, लेकिन निर्णय अब तक इनके फेवर में नहीं हुआ है। इसमें वर्गीकरण में दूसरा जो पॉइंट है वो है समान वितरण सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण जैसे लाभ सबसे अधिक वंचित उप समूहों तक पहुंचे। उदाहरण के लिए तेलंगाना सरकार ने हाल ही में एसटी जातियों का वर्गीकरण किया है, ताकि 15% आरक्षण को 1%, 9% और 5% के 3 समूहों में विभाजित किया जा सके, जो विभिन्न उप समूहों की आवश्यकताओं के अनुसार हो। इस वर्गीकरण का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं, और यह कि लाभों का समान वितरण हो। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा इस उप वर्गीकरण पर किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। शिवाजी महाराज की आरक्षणाचं वर्गीकरण झालंच पाहिजे, आरक्षणाचं वर्गीकरण झालंच पाहिजे, आवाज दो, आवाज दो, हम सब सामाजिक न्याय संवाद किया जा रहा है। बहुत मुश्किल मामले हैं, पर मैं आपको इग्नोर कर रहा सामाजिक आंदोलन से इसके बारे में जितने भी आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन मैंने हिस्सा किया। इस तरह कम्युनिटी हुई छोटी छोटी को लड़वाना चाहिए, इसका जवाब नहीं देना। यहाँ लोगों का कोई नेता है, बड़ी बड़ी बातें करके जाएगा, लोग ये हो जाते हैं, हाउलिंग हो जाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उल्टा काम। ये मैं सरकार के खिलाफ वाली बात नहीं कर रही, हकीकत बात कर रही। तो हमारा जो काम है, मैं उत्तरी सदन में काम करता हूँ। मैं जरूर इस मुद्दे को लेके ये बताऊँ, बहुत सारे मुद्दे से पहले भी उठाए, पर उसका ठोस जवाब सरकार से मिलता नहीं, बस बोल बात करता है। पर ये आंदोलन का ये है, इसी तरह आपने इसको बुलाया था पुलिस वाले, अभी नहीं दिया। वो तो ताजुब है कि मैं अभी जो एसटी समाज हज़ारों की तादाद में थे, मैंने उनको वही कहा, ये लोग अगर यहाँ रह गए तो क्या करूँ। 2 दिन पहले ऐसे सारे जो टीचर्स आए थे रह गए। मांगा करूँ और
आंदोलन में इसका जवाब नहीं है। ये रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा के मैदान पर क्या सभागृह हमारा जो इसके पहले भी बात किया और मैं ये भी उसकी जवाबदारी जब मेरी सरकार कभी भी ये इसका जवाब नहीं है और मैं उस वक्त भी मेरी सरकार के खिलाफ ये लड़ना मेरा काम। उसका नतीजा क्या आएगा आप पूछ रहे कि कब मिलेगा क्या करेंगे, तो मैं यही कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ सर। उनके साथ कंधे को कंधा लगा के मैं लड़ सकता हूँ, वो लड़ूंगा। सर आप कामगार के मसीहा हो, आपने लोगों की सहायता के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और आगे तक करोगे, तो हमारे जो गरीब भाई आज यहाँ आज़ाद मैदान में आए हो तो उनके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह का काम करोगे सर? मैंने एक साथ मसीहा वगैरह नहीं, मैं उनका सहयोगी हूँ, उनका भाई हो सकता हूँ, उनके साथ कंधे को कंधा लगा के काम कर सकता हूँ और आप लोगों ने काम देखा हुआ है। वो मैं मेरी ताकत सभागृह में मैं लगा सकता हूँ। और जो मैंने बात की ये सिर्फ कोई निवेदन लेके मैं जाने वाला नहीं। आज कल परसों बंद है सभागृह, आने वाले 4 दिन सभागृह चलेगा। उस वक्त जो माध्यम हमें कानूनी माध्यम है उसकी ओर से मैं ये बता जरूर पाऊँगा, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी सरकार तभी भी नहीं लड़ा, अभी भी लड़ूंगा, लेकिन ये लंबा चलेगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल है। हॉकर्स सर, एक ही हॉकर्स वालों के लिए सर आप सुप्रीम कोर्ट तक गए थे सर हॉकर्स वालों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन अभी तक हॉकर्स भाइयों को न्याय नहीं मिला है। अब बीएमसी और पुलिस जी वही तो बोल रही सर, सुप्रीम कोर्ट गए थे आप सर, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे हॉकर्स वालों के लिए जी। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 केसेस है, इसमें मैं लड़ रहा हूँ 20 साल से कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी भी बीएमसी है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि आप मुंबई के हॉकर्स की संख्या कितनी है उसके हिसाब से पहले रिपोर्ट दो, वो नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। दुर्भाग्य इस बात का है और ये आज की बात नहीं है, 20 साल से चल रहा है। उसमें हॉकर्स सारी यूनियन की एक फेडरेशन भी है, मैं अलग से करता हूँ, 3 लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमारा तो काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमने, ये सरकार इतनी गहरी गूंगी और सत्ता इनके सर पे चढ़ के बोलती है, वो हॉकर्स को जैसे कि एकदम उनको जो ये दे रहे हैं, हालांकि ये स्वयं रोजगार है। आज लाखों लोग, मुंबई जैसी जगह 7 लाख लोग हैं, 1-2 नहीं 7 लाख लोग अकेले मुंबई में। इसका मतलब 7 लाख फैमिली जो स्वयं रोजगार अपने बच्चों को पालते हैं, अब अगर उनको रास्ते पे लाओगे तो क्या हालत है। बट एनीवेज ये जो लड़ाई है मैं आखिर तक लड़ूंगा, उनको दर्शकों, हमारे साथ सामाजिक न्याय संवाद के रामचंद्र बरांडे इस समय जुड़ चुके हैं और आरक्षण वर्गीकरण दैट मीन्स दैट रिजर्वेशन व्हिच हैव बीन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेनली 4 कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें मातंग समाज, माधवी समाज, डोर और चर्मकार, इनके बीच में जो है शेड्यूल कास्ट आरक्षण वर्गीकरण जो है इसकी मांगों को लेकर जो आईपीसी सेक्शन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कैटेगराइज करके इनके फर्स्ट और इंटरनेट को बताया गया है, उसको जो है वो सरकार विरोध कर रही है और इसी को लेकर कांग्रेस पॉलिटिशियन बाइजल साहब ने कहा है कि वो विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ इसी चर्चा के लीडर रामचंद्र बरांडे क्या लगता है आपको, आपके आंदोलन करने से 4-5 घंटे जो समाज अनुसूचित जाति में महाराष्ट्र के जो भी लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी मांग ये रही है कि
कि जब तक आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होगा तब तक पिछले तक के जो भी लोग हैं उनको सामाजिक न्याय नहीं मिलता। इस मांग को लेकर हम मोर्चा, आंदोलन, धरने, पदयात्रा बहुत बार कर चुके हैं। कल से इस मैदान पे जब हम बैठे हैं तो महाराष्ट्र की सरकार हमारी सुन नहीं पा रही तो हम आने वाले कल में जिनकी ताकत ज़्यादा है अगर उनकी सरकार सुनती है तो हम ये मैसेज समाज को देंगे और पूरी ताकत से आज़ाद मैदान में जगह कम पड़ जाएगी। हमारे लोग मंत्रालय हो या विधानसभा हो उसमें घुसकर महाराष्ट्र की सरकार को और उनकी सत्ता को लात मारने का हम ये मैदान में ऐलान करते हैं। फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं और उनके माध्यम से समाज को गुमराह करने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ये हमारे साथ नाइंसाफी है। जब तक देवेंद्र फडणवीस हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक महाराष्ट्र के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आने वाले 1 अगस्त से इस महाराष्ट्र के शिल्पकार अण्णाभाऊ साठे की जयंती पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश के कोने कोने में बड़ी संख्या में मनाई जाती है। जहाँ कहीं भी अगर फडणवीस साहब और उनके मंत्री, उनके आमदार मिलते हैं बगैर वर्गीकरण किए बिना हमारे समाज में आते हैं तो उनका मुंह काला करने का काम हम किसी भी हालत में करने का हम बिल्कुल यहाँ से जाहिर करके जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आपके केस में सरकार काफी लापरवाही दिखा रही है? 100% लापरवाही है। मराठा की वर्गीकरण में 2 पॉइंट जो संविधान के मिलते हैं वो है कि इन जो जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट आती है जैसे मातंग होता है लाभ उठाने के लिए। सेकंड जो है उनकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में चाहे एजुकेशन हासिल करने में हो उसमें जो है बहुत अच्छे लेवल पर रेडी हो। हमारे दर्शकों को ये बताइए सवाल जो है पूरे महाराष्ट्र मातंग समाज और समाज में जो समाज है संख्या कितनी है और महाराष्ट्र और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से क्या कहना चाहोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट 1 अगस्त 2024 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का ABCD या वर्गीकरण होना जरूरी है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपेक्षित था और ये फैसला आने के बाद 15 अक्टूबर 2024 को जब उसी दिन जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उस दिन महाराष्ट्र में इस समस्या का अभ्यास करने की स्टडी करने के लिए जस्टिस आनंद बदर समिति फॉर्म की गई थी। अभी 8 महीने या 9 महीने हो रहे हैं उस समिति का कोई काम नहीं हुआ है। अगर ये जब तक काम नहीं होता तब तक ये इसके बारे में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फैसला नहीं ले सकती। अब जब सरकार की रणनीति ये है कि उसका अभ्यास भी ना हो, काम भी ना हो और इसके बारे में फैसला लेने का उनका जो ये है अधिकार है वो इसके बारे में डिले करने का काम कर रहा है। दोहरा पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि पॉपुलेशन कितनी है। ये 59 जाति को 13% आरक्षण का ये है प्रावधान है। पूछेंगे मातंग समाज महाराष्ट्र में 100 करोड़ से ऊपर इनकी पॉपुलेशन है और इनके वोटों से ये सरकार बनी है। 100 करोड़ 1.25 करोड़ है पूरे महाराष्ट्र में और इतने क्या बोलते इतने बड़ी संख्या की जो आबादी है उनके डिमांड को नजरअंदाज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी आप लोगों ने आवाज उठाई और भाई जगताप ने कहा कि उन्होंने आवाज उठाई थी लेकिन कोई रिजल्ट आपको नहीं आया। अभी बीजेपी की सरकार है अभी भी आवाज उठा रही है लेकिन आपको साइडलाइन किया जा रहा है। तो आप इसको इस तरीके से नहीं देखते कि आपको आपके समाज के लोगों को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है या सच में प्रैक्टिकल स्टेप इम्प्लीमेंट करके आपके बुलाकर इस पर मीटिंग की जाए।
की है। मैं राजीव गांधी का समर्थक नहीं हूँ या कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। 14 अप्रैल को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वर्गीकरण का इम्प्लीमेंटेशन किया है। टीडीपी की सरकार है आंध्रा में, चंद्रबाबू नायडू ने भी इसके बारे में फैसला लिया है। अभी कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, उसके ऊपर काम चालू है। जब ये पॉजिटिव बातें चल रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, बिल्कुल बड़ा होगा और पूरा महाराष्ट्र देखेगा, पूरी दुनिया देखेगा। सर अगली रणनीति क्या है आप लोगों की? अब जब हम गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि सरकार हमारे साथ क्या रवैया कर रही है, बोल रही है, और दूसरी एक नीति हमारे साथ अपना रही है। सर जिस तरह आप ये सारी बातें कर रहे हो, इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ चुका है महाराष्ट्र में, तो आप किसको वोट देना पसंद करोगे? अभी वोट का सवाल जो है हमारे लोग तय करेंगे। जो सरकार वर्गीकरण का फैसला करेगी, निश्चित तौर पर उनके साथ हम खड़े होंगे। अगर खाली हमको लॉलीपॉप देती है तो उनको घर में बिठाने का काम बिल्कुल हमारा समझ है। महाराष्ट्र की सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के सामने हमारा सवाल रखना हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, हमारा कर्तव्य है। और पूरी ताकत से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार हमारी सुने और हमारे बारे में निर्णय ले। It has been clearly written in the constitution that the scheduled caste and the scheduled tribe they get benefits. It has been clearly written in the constitution that scheduled tribe और scheduled caste के कैटेगरी में आने वाले लोग, जिसमें मातंग, माती, माँ गरुड़ी बरुड़, उलार और ऐसे बहुत सारे समाज हैं जिनकी संख्या महाराष्ट्र में करोड़ों से भी अधिक है। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है वो है एजुकेशन में प्राथमिकता, और सेकंड जो है इन गरीब लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव और हेल्प भी दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्गीकरण के बहुत सारे पर्क और बेनिफिट्स है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक समाज के लोगों के हित के लिए लिखे गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए लगता है कि वो सिर्फ जो कानून है, जो पर्क्स और बेनिफिट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सीमित रहे और रियल और प्रैक्टिकल टर्म्स में जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। इसी को यलगार करते हुए, विरोध करते हुए एक लीडर जिनका नाम रामचंद्र बरांडे है, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, और जब तक महायुति सरकार इस पर एक निर्णय नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन थमने का नाम नहीं लेगा। देखना ये है महाराष्ट्र शासन में इस पर किस तरीके का निर्णय दिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।